हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को करवाने वाला हूं तुम्हारी क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और आज की इस एक ही वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इस चैप्टर की हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, डेफिनेशन को और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, बता दूंगा, ताकि एग्जाम में तुम्हें कोई भी ज्यादा दिक्कत ना आए। तो चलो शुरू करते हैं। अब एटम्स के बारे में हमने चैप्टर 3 में काफी डिटेल में पढ़ लिया है कि एटम्स जो हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होते हैं। यानी किसी भी मैटर, हमारे आसपास में कोई भी मैटर जो है किसी भी तरह का, वो एटम से मिलकर बना हुआ है। यानी किसी भी मैटर का जो फंडामेंटल यूनिट है वो एटम है। ठीक है। और चैप्टर 3 में हमने एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी जिसमें हमें बताया गया था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है। यानी एटम जो है वो और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता या एटम से और कोई छोटा पार्टिकल नहीं है, इतना बताया गया था। पर कुछ रीजंस की वजह से साइंटिस्ट्स ने कहा कि एटम के अंदर उससे भी ज्यादा और छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें चार्ज्ड पार्टिकल्स कहा जाता है। यानी कि अगर एटम के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी एटम को और भी ज्यादा डिवाइड किया जा सकता है, तो वो इंडिविजिबल कैसे हुआ? इसका मतलब चैप्टर 3 में बताई गई ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है ये फेल हो गई, ये गलत है, ये फेल हो गई। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके बारे में पता कैसे चला आखिर साइंटिस्ट्स को? उन्होंने ना डेली लाइफ में कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, जिसमें से कुछ दो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। पहली, अपने ड्राई हेयर पे उन्होंने करी कॉम्ब, और फिर उस कॉम्ब को लेके गए पीसेस ऑफ पेपर के पास और फिर उसे अट्रैक्ट कर लिया कॉम्ब ने। अब ये तो हम भी करते रहते हैं, है ना। कोई भी स्केल लो या कॉम्ब लो, अपने बालों पे रब करो और फिर पीसेस ऑफ पेपर के पास ले आओ। पीसेस ऑफ पेपर उस कॉम्ब से या उस स्केल से अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? यही शो करता है कि किसी एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। अब ग्लास रॉड है, उसको अगर मैंने रब किया किसी भी सिल्क क्लॉथ के साथ और फिर उस रॉड को मैं किसी इन्फ्लेटेड बलून के पास ले गया, यानी ऐसा बलून जिसमें हवा भरी हुई है, तो क्या होगा? वो रॉड से वो सारे बलून्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और जहां जहां वो रॉड जाएगी वहां वहां वो बलून उसके साथ साथ में जाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल इतना क्लियर करो। और जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, कब डिस्कवर हुए थे, किसने डिस्कवर किए थे, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इतना नोट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। और जो सबसे पहला चार्ज्ड पार्टिकल है वो है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है और ये एटम में से रिमूव नहीं किया जा सकता, एटम में से निकाला नहीं जा सकता। जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो 1886 में हुई थी, जो कि करी थी ई गोल्डस्टीन जी ने। उन्होंने गैस डिस्चार्ज के वक्त कुछ न्यू रेडिएशंस को डिस्कवर किया था जो कि थी कैनल रेज, और इन्हीं कैनल रेज की वजह से प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। ठीक, आगे बढ़े। दूसरा चार्ज पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। 1900 में जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था और इन्हें एटम में से रिमूव किया जा सकता है, इन्हें एटम में से रिमूव किया जा सकता है। मैं फंबल कर गया था अभी। एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं इनके चार्जेस का मैग्नीट्यूड या वैल्यू जो है वो तो बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के जो चार्जेस हैं उनके चार्ज की वैल्यू या चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, पर उनके जो साइन है वो अपोजिट होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका साइन होता है नेगेटिव वाला, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और जो प्रोटॉन है ये यहां पर लिखा भी हुआ है कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है ई नेगेटिव ऐसे लिख के, और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है पी पॉजिटिव ऐसे लिख के। ठीक है, फिलहाल इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और
अब हमें यह जानना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1 का, जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो होता है +1 का। अब इस चीज पर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जा सकता है, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं और यही तुम्हारी एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी है। सबसे पहले तो एटम जो है, समझ लो कि एक एटम तुम्हें दिया गया है, समझ लो कि तुम्हें एक एटम दिया गया है जिसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और अब तुमसे पूछा जा रहा है कि क्या इस एटम में कोई चार्ज होगा, विल इट कैरी एनी चार्ज। तो अब तुम्हारा आंसर क्या होगा, जरा 5 सेकंड तक सोचो, उसके बाद मैं तुम्हें इसका आंसर बताऊंगा। 5 4 3 2 1। कुछ समझ आया? देखो, एक एटम के अंदर अगर एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर चार्ज कितना होगा भाई? मैंने अभी बताया, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1। तो यानी कि +1 और -1, +1 -1 खत्म, चार्ज हो गया 0, यानी कि उस एटम में कोई चार्ज नहीं होगा। वो जो एटम है वो न्यूट्रल रहने वाला है, न्यूट्रल रहने वाला है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है और इसमें ये जो प्रोटॉन है ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, क्योंकि दोनों के चार्ज की वैल्यू या मैग्नीट्यूड बराबर है। यही मैंने पहले भी बताया था। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में तो हमने जान लिया कि ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर पाए जाते हैं, एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं। पर अब ये जानना जरूरी था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं ये एटम के अंदर किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। ये एटम के अंदर आखिर किस तरह से अरेंज्ड होते हैं भाई, किस तरह से पाए जाते हैं एटम के अंदर। तो अलग अलग साइंटिस्ट्स ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट, अलग अलग ऑब्जर्वेशन करके कुछ स्ट्रक्चर्स दिए एटम के, जिसमें से सबसे पहले शुरुआत करी इस चीज में थॉमसन जी ने, अपना थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम देकर। तो चलो हम सबसे पहले इस थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम को पढ़ते हैं। तब तक के लिए इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन जी का जो मॉडल था, उन्होंने कहा इनका जो मॉडल ऑफ एटम है वो बिल्कुल वाटरमेलन के जैसा है, बिल्कुल वाटरमेलन के जैसा है। जैसे कि एक वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन को अगर मैं आधा काट दूं तो अब जो हमें दिख रहा है ये उस तरह का उन्होंने बोला है। जैसे कि ये समझ लो एक वाटरमेलन है, ये उसका अंदर का पार्ट है जिसके अंदर यहां थोड़े थोड़े सीड्स लगे हुए हैं। जैसे वाटरमेलन में बीज नहीं होते, तरबूज में बीज होते हैं ना, वैसे ये बीज लगे हुए हैं। और जो रेड कलर का एडिबल पार्ट होता है, यानी कि जिसे हम खाते हैं वाटरमेलन का, वो कह रहे हैं कि ये प्रोटॉन्स की तरह हैं या फिर पॉजिटिव चार्जेस की तरह हैं, जो एटम में पूरी तरह हर तरफ फैले हुए हैं। और बीच में जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, बिल्कुल उसी तरह थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस स्टडिड हैं या लगे हुए हैं। इस तरीके का कुछ मॉडल ऑफ एटम हमारे थॉमसन जी ने दिया था। और अगर इसे एग्जाम में लिखने का तरीका बताएं तो तुम कुछ ऐसे लिखोगे कि थॉमसन प्रपोज्ड दैट, थॉमसन जी ने ये प्रपोज किया, ये बताया कि एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। यानी एक एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगे हुए हैं, एम्बेडेड हैं। सेकेंड पॉइंट, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसीलिए ये जो एटम है एज अ होल, यानी कि पूरा एटम, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऐसा इन्होंने कहा। अब ये तो था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब थॉमसन जी ने तो कह दिया कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, इसीलिए जो एटम है एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर फिर कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे
और उनके एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए वो इनके मॉडल से बिल्कुल अलग थे। तो उन्होंने थॉमसन जी से सवाल पूछे कि ये कैसे हो गया, हमारे एक्सपेरिमेंट में तो रिजल्ट ही बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। पर उस चीज का जवाब, उनके सवालों का जवाब ये नहीं दे पाए और फिर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम हो गया गलत। और फिर आया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम और उन्होंने निकाला एक अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जरिए। हाँ, यही था मेरे ख्याल से, नाम ही मेरे को दिमाग से निकल गया। हाँ, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही है। चलो नोट करो इसको, फिर हम करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो इनका पूरा नाम था, इन्होंने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ली, यानी बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को फॉल करवाया, गिराया। अब उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? क्योंकि उन्हें एज थिन लेयर एज पॉसिबल, यानी जितनी पतली हो सके उतनी पतली लेयर चाहिए थी, जो कि गोल्ड की ही हो सकती है। गोल्ड की जो लेयर है उसकी थिकनेस में 1000 के आसपास एटम्स होते हैं, पर बाकी मेटल्स में इससे भी ज्यादा होते हैं। इसका मतलब कि यही सबसे पतली लेयर है, तो इसीलिए गोल्ड फॉइल को लिया। और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो हीलियम 2 पॉजिटिव, या मैं कहूं तो डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस होते हैं, जिनका मास होता है 4u या 4 यूनिफाइड, जो कि प्रोटॉन्स से कहीं ज्यादा है। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा हैवी होते हैं देन प्रोटॉन्स, जो मैंने अभी बताया। और क्योंकि ये प्रोटॉन्स से बहुत ज्यादा हैवी हैं, तो गोल्ड फॉइल के एटम्स पर उन्हें गिराने से पहले रदरफोर्ड जी ने ये एक्सपेक्ट किया था, ये सोचा था कि उन्हें बहुत ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शंस देखने को नहीं मिलने वाली हैं। नहीं मिलने वाली हैं क्यों? क्योंकि अगर हीलियम आयंस जो है वो प्रोटॉन्स से काफी ज्यादा हैवी हैं, काफी ज्यादा भारी हैं, तो वो प्रोटॉन्स के साथ टकरा भी जाएंगे तो प्रोटॉन उसे ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, उसे ज्यादा अपने से दूर नहीं भगा पाएगा, नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आंसर यहीं पे है, क्योंकि हीलियम वाले भारी हैं। अब तुम्हारे सामने कोई बहुत ही भारी और मोटा ताजा इंसान खड़ा है और तुम बिल्कुल पतले से सुक्के से हो, बिल्कुल मेरे जैसे, मतलब हाँ मतलब भाई क्यों हंस क्यों रहे हो यार? हाँ, तो पतले से सुक्के से हो मेरे जैसे, और तुम्हारे सामने कोई मोटा सा इंसान खड़ा है। अब वो तुम्हें आके मारेगा तो तुम गिरोगे या फिर वो गिरेगा? तुम गिरोगे ना। तो वही कंसेप्ट यहां लग रहा है कि अगर हीलियम प्रोटॉन से बहुत ज्यादा भारी है और हीलियम जाके प्रोटॉन से टकराता है तो प्रोटॉन थोड़ी उसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कर पाएगा, तो लार्ज डिफ्लेक्शंस एक्सपेक्ट नहीं की गई थी उनके द्वारा। ठीक है, अब इतने में से एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, यही कि यहां पे उन्होंने जो गोल्ड फॉइल ली है, अगर इसकी जगह किसी अदर मेटल या किसी और मेटल की फॉइल को लिया होता, तो इस वजह से अब जो रिजल्ट आने वाला है आगे, उस रिजल्ट में क्या कोई चेंज आता? तो इसका आंसर है नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इधर उन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए ली है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पतली लेयर, एज थिन लेयर एज पॉसिबल चाहिए थी, इसलिए ली है। पर अगर वो किसी और मेटल की फॉइल को भी लेते तो भी आंसर सेम आता, क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स हैं वो तो सेम ही रहने वाले हैं ना, वो थोड़ी डिफरेंट होने वाले हैं। मतलब एटम्स का स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली, कि इसके अंदर जो भी एटम का स्ट्रक्चर है गोल्ड की फॉइल के अंदर, वैसा ही एटम का स्ट्रक्चर दूसरे मेटल की फॉइल्स में भी होगा। तो एटम के स्ट्रक्चर हर एक मैटर में सेम होने की वजह से, चाहे मेटल कहो, मेटल भी तो मैटर ही है ना, हर एक तरह के मैटर में एटम का स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से रिजल्ट सेम ही आता। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी अब इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस रही, क्या रिजल्ट आया, फिर उससे क्या मॉडल बन के निकला, जिसको इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम का नाम दिया, वो हम अब पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और करते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम की अब जो ऑब्जर्वेशन आई इनके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, वो देखते हैं। अब इनकी ये जो ऑब्जर्वेशंस आई थी, ये उन्होंने जैसा एक्सपेक्ट किया उससे डिफरेंट थी, काफी डिफरेंट थी। उन्होंने देखा
कि जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स हैं, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, यानी गोल्ड फॉयल के अंदर उसके जो एटम्स हैं उनसे बिल्कुल ऐसे सीधे निकल जा रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहां पर एक एटम बनाऊं, ये समझ लो एक एटम है, ठीक है, और यहां पर इस एटम से मैंने ये एक अल्फा पार्टिकल जो है इस पर फॉल करवाया। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है इस एटम में से सीधा जैसे आया वैसे ही निकल गया, सीधा जैसे आया वैसे ही ऐसे सीधा निकल गया, ठीक है, ऐसे सीधा निकल गया। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स की बात हो रही है यहां पे, सभी की नहीं पर ज्यादातर। फिर कुछ ऐसे थे जो बहुत छोटे यानी स्मॉल एंगल्स से डिफ्लेक्ट हुए, यानी कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो बहुत ही छोटे एंगल्स से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। और 12,000 में से कोई एक, यानी बहुत ही रेयर 12,000 पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो रीबाउंड हो गया, यानी कि जैसे गया वैसे ही आ गया, जैसे गया वैसे ही आ गया, रीबाउंड हो गया, जैसे गया वैसे ही आ गया, ठीक है। डांस नहीं कर रहा, बता रहा हूं, ठीक है, पता चल गया। ये थी ऑब्जर्वेशंस जो उस एक्सपेरिमेंट से मिली। अब इन ऑब्जर्वेशंस से क्या रिजल्ट निकले उसे डिस्कस करूंगा, या कंक्लूजन जो भी है इस ऑब्जर्वेशन से उसे डिस्कस करूंगा, तो इतना नोट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुई है उसके ऊपर बाद में जो ऑब्जर्वेशन हुए हैं, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद जो कंक्लूजन या रिजल्ट आया है उसे देखते हैं। चलो, सबसे पहला कंक्लूजन या सबसे पहला रिजल्ट है कि जो एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस है वो एम्प्टी है। एटम के अंदर जो ज्यादातर स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली है। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो एटम से ऐसे सीधा ही निकल गए, बिना किसी चीज से टकराए, बिना किसी रुकावट के। इसका मतलब तो यही है कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस जो है वो खाली है। वेरी फ्यू पार्टिकल्स, यानी कि बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि स्मॉल एंगल्स से डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एटम के अंदर बहुत ही थोड़ी सी जगह घेर के बैठे हैं, बहुत ही लिटिल स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। जैसे थॉमसन जी ने कहा था, वैसे पॉजिटिव चार्ज पूरा पूरा स्प्रेड नहीं होया पे, थोड़ी सी जगह घेर के बैठा है बस। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल्स का बहुत ही कम हिस्सा, 12,000 में से कहीं एक ऐसा पार्टिकल जो कि जैसे गया वैसे ही आ गया, रीबाउंड हो गया, जैसे गया वैसे ही आ गया। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक पार्टिकल जैसे गया बिल्कुल वैसे के वैसे ही आ गया है, तो वो एक इतनी ज्यादा भारी चीज से टकराया है एटम के अंदर, जो कि किसी एक बहुत छोटी जगह पर कंसंट्रेटेड है, इकट्ठी हुई पड़ी है। यानी कि क्या कहा जा सकता है कि जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं एटम के अंदर, ऑल द पॉजिटिव चार्जेस, या हम कहें उस गोल्ड फॉयल का या गोल्ड के एटम्स का मास, यहां आगे एटम लिख लो, गोल्ड के एटम्स का मास वो कंसंट्रेटेड है या इकट्ठा हुआ पड़ा है बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में, बहुत कम जगह में, विद इन द एटम, एटम के अंदर। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स निकले। पहला, एटम के अंदर ज्यादातर जगह खाली है। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के अंदर बहुत ही कम जगह घेर के बैठा है, हर जगह स्प्रेड नहीं है। और तीसरा, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं जितने भी एटम के अंदर, या हम कहें जो कि एटम का पूरा एक मास या भार बनाते हैं, वो एटम के अंदर बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है। ये रिजल्ट आए थे। अब इन रिजल्ट्स के बेसिस पर फाइनली अब हम पढ़ने वाले हैं कि रुदरफोर्ड जी ने आखिर क्या मॉडल दिया, उनके अकॉर्डिंगली जो एटम है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, अब हम ये जानने वाले हैं। और रुदरफोर्ड जी ने जो एटम दिया, एटम का जो स्ट्रक्चर दिया, एटम का जो मॉडल दिया, उसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। अब हम उसे जानेंगे, तब तक के लिए इसको नोट कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रुदरफोर्ड जी ने अपना जो मॉडल ऑफ एटम दिया उसका नाम रखा न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। उसके फीचर्स क्या थे या वो मॉडल क्या था, उसका स्ट्रक्चर क्या था, चलो देखते हैं।
तो एग्जाम में तुमसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम या फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो तुमने इस तरह से ये 3 फीचर्स बड़े सुंदर सुंदर तरीके से लिख देने हैं। सबसे पहला फीचर, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के अंदर उसका एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। और जितना भी मास ऑफ एन एटम होता है, लगभग जो एटम का पूरा भार होता है वो उसके न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये था पहला। अब सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आसपास में, न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, एक वैसे गोल गोल पाथ में घूमते हैं। थर्ड पॉइंट है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम से कंपेयर किया जाए तो बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत छोटा होता है, बहुत 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 ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो ये है फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, या तो कहो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, एक ही बात है। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसको ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि ना एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है फीचर्स वाला, दूसरा एक और यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कौन सा वाला सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। तो तुम्हारा आंसर होगा प्रोटॉन होते हैं। पर यहां पे रुक जाओ, एक बात को ध्यान में रखना, यहां पे रुक जाओ। अभी आगे जाकर, अभी इसी चैप्टर में अभी आगे टॉपिक आएगा एक जिसमें हम न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, और तुम्हें पता चलेगा कि न्यूट्रॉन भी एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज 0 होता है, पर वो भी प्रोटॉन के साथ में न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जिसका मास और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, वैसे तो अभी तक तुमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली प्रोटॉन, पर आगे जब तुम न्यूट्रॉन पढ़ोगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ में बताते चल रहा हूं। फिलहाल ये क्लियर है, फीचर्स क्लियर है, क्वेश्चन जो था वो क्लियर है। न्यूट्रॉन के बारे में टेंशन मत लो, अभी हम पढ़ेंगे आगे। पर उससे पहले तुम्हें एक और चीज बताऊं, ये जो रदरफोर्ड जी ने इतना ज़्यादा दिमाग लगाया कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली, ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन या रिजल्ट निकाले, फिर उस रिजल्ट से ये मॉडल ऑफ एन एटम आया। अब मैं तुम्हें अगर कहूं कि ये भी गलत है तो अब तुम कहोगे ओ यार ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ये क्या हो गया यार, ये कैसे गलत हो सकता है, इतना तो मेहनत करी है, अब इसमें क्या गलती निकल आई। इसमें भी गलती है, बताता हूं। अब देखो यार, इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, पर यहां एक गलती कर दी इन्होंने, क्योंकि यार अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर पाथ में घूमेंगे ना, तो वो घूमते 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 अपनी एनर्जी को लूज करेंगे या रेडिएट करेंगे। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहे होंगे ना, तो वो एक्सेलरेशन करेंगे, एक्सेलरेट होंगे और ज़्यादा तेज़ होते जाएंगे, और जैसे जैसे वो तेज़ होते जाएंगे वैसे वैसे वो अपनी एनर्जी को लूज करते रहेंगे, रेडिएट करते रहेंगे। और ऐसे करते करते अगर ऐसा होता जैसा रदरफोर्ड जी ने अपने सेकंड पॉइंट में बताया, तो एटम तो ख़त्म हो गया होता। क्यों? क्योंकि अगर सोचो ये मेरे पास एक एटम है, इसके अंदर यहां बीच में मेरे पास एक न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड ऐसे घूम रहा है। अब घूमते 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 सोचो इसकी स्पीड हो गई तेज, एनर्जी लूज करनी शुरू कर दी इसने,
खोनी शुरू कर दी, रेडिएट करनी शुरू कर दी, तो होगा क्या, ये धीरे धीरे थकता थकता ऐसे घूमते घूमते इसका स्फीयर छोटा होता रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करते 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 न्यूक्लियस पे गिर जाएगा और ये एटम जो है वो खत्म हो जाएगा। पर हम अपनी असल जिंदगी में देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी मैटर बने हुए हैं जिनके अंदर एटम हैं वो ऐसे खत्म थोड़ी हो जाते हैं, नहीं होते हैं ना। तो इसका मतलब एटम के स्ट्रक्चर में ये जो सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया ना, ये कहीं ना कहीं तो गलत था, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम नहीं सकता, वरना वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, लूज करेगा और न्यूक्लियस के ऊपर ही गिर जाएगा। और यही था ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, या कहो तो गलती इन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा मॉडल आया जिसने इनकी इस गलती को ठीक किया, तो वो था बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना नोट कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं और रदरफोर्ड जी के मॉडल में, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम में जो गलतियां थी उन्हें सही करने के लिए बोहर जी आए। उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में जो गलती है इसको सही करने के लिए चलो मैं कुछ पोस्टुलेट्स देता हूं, कुछ पॉइंट्स देता हूं। तो उन्होंने ये 2 पॉइंट्स दिए। सबसे पहला था कि एटम के अंदर कुछ सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के लिए ना कहते हैं कि अलग अलग ना ऑर्बिट्स बने हुए हैं, अलग अलग तुम ऐसे कह सकते हो रास्ते बने हुए हैं गोल गोल, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी को रेडिएट या लूज नहीं करते, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं और स्टेबल रहते हैं, और एटम भी बना रहता है, इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी लूज नहीं करता, न्यूक्लियस के ऊपर गिरता नहीं है। तो फिर इसलिए यहां पर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की जो एक छोटी सी ड्रॉबैक थी, इलेक्ट्रॉन की उसके ऊपर गिर जाता है, एनर्जी लूज करता है, उसको इन्होंने सही कर दिया। और जो भी ऑर्बिट्स या कहूं तो शेल्स जिसे बोहर जी ने इंट्रोड्यूस किया, इन्हें हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और अगर मैं बोर मॉडल ऑफ एन एटम के स्ट्रक्चर को बनाकर तुम्हें बताऊं तो वो कुछ इस तरह से है कि यहां पर है एक न्यूक्लियस प्लस के साइन के साथ, उसके बाद एनर्जी लेवल्स है अलग अलग। थोड़ा सा नीचे करके बना देता हूं क्योंकि ऊपर ये लिखा हुआ है ये सब। प्लस ये है हमारे पास एक न्यूक्लियस, फिर एटम की ये रही हमारी पहली शेल, फिर यहां पे ये रही दूसरी शेल, फिर ये रही तीसरी शेल, और ऐसे ही करते करते आगे शेल्स बनती चली जाएंगी। जो पहले वाली शेल है इसे नाम दिया के शेल, जो दूसरे वाली शेल है उसे नाम दिया एल शेल, जो तीसरे वाली है उसे दिया एम शेल, और ऐसे ऐसे के एल एम एन करते करते ऐसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे ये शेल्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। और इन शेल्स को ना नंबर भी दिए हुए हैं नाम के साथ साथ, जैसे के शेल को दिया है n = 1 वाला, L को दिया है n = 2 वाला, M को दिया है n = 3 वाला, और ऐसे ही आगे जो n शेल आएगी 4th वाली उसको n = 4 नाम दे दिया जाएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता चल रहा हूं तो यहां भी बता देते हैं। इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो भी हमारा बोर मॉडल ऑफ एन एटम है, इसके स्केच को, या फिर मैं कहूं तो इसका ये जो मॉडल है इसे ड्रॉ करो, इसका स्केच बनाओ, इसे ड्रॉ करो, और तुम्हें नंबर ऑफ शेल्स भी दी जा सकती हैं कि इतनी नंबर ऑफ शेल्स के साथ इनके मॉडल ऑफ एन एटम को ड्रॉ करो। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ शेल्स 4 के साथ या नंबर ऑफ शेल्स 3 के साथ, ऐसा तुम्हें दिया जा सकता है। तो इस तरीके का ना एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, और तुम्हें तब उस टाइम पे क्या ड्रॉ करनी है, ये ड्रॉ करनी है। जितनी नंबर ऑफ शेल्स ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा उतनी कर देना। ये बीच में न्यूक्लियस है, फिर पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। पहली शेल को नाम देना है के, दूसरी को एल, तीसरी को एम, चौथी को एन, नंबर देना है 1 2 3 4, और ये रहा हमारा पूरा बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो इसी के साथ हमारे जितने भी मॉडल ऑफ एन एटम थे वो तो पूरे हो गए, पर अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। चैप्टर में भी और छोटी मोटी चुन्नू मुन्नू चीजें बची हैं, तो अब उन्हें भी हम करेंगे। पहले इतनों को नोट कर लो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं न्यूट्रॉन्स को। तो जो न्यूट्रॉन है ये हमारा तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है।
जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n के साथ इस तरह से, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। 1932 में जे चैडविक जी ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के साथ ही पाए जाते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स का मास होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होता है, यानी कि मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो मास ऑफ एन एटम है या किसी भी एक एटम का मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है, या मास ऑफ एटम जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है, कुछ भी कह सकते हो। तो ये होता है मास ऑफ एटम, क्योंकि जो एटम है उसका पूरा का पूरा मास उसके न्यूक्लियस पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जितना न्यूक्लियस का मास होगा उतना एटम का मास होगा, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करूंगा तो मेरे पास मास ऑफ न्यूक्लियस आएगा, और जो न्यूक्लियस का मास होगा वही तो एटम का मास होगा ना, तो इसलिए यह फॉर्मूला बना है। अब इसके ऊपर हमारे पास में दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इतनी चीजें पढ़ लेने के बाद। पहला क्वेश्चन जो बनता है इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर हमारे पास एक हीलियम का एटम है जिसका मास है 4u और इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, तो बताओ कि इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास कितने, हाउ मैनी, कितने हमारे पास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और कौन से कितने हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और कौन से बताओ। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं तुम्हें देता हूं 5 सेकंड। ज्यादा टाइम चाहिए तो तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5। चलो अब मैं आंसर बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखो यार, सीधी सी बात है, अभी तक अगर मैंने जितना पढ़ा दिया वो तुम्हें समझ आया है, तो ये वाला क्वेश्चन कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो, हीलियम जो एटम है उसका मास है 4u, यानी टोटल मास जो है वो 4u है, और उसमें से प्रोटॉन जो है वो 2 हैं, 2 प्रोटॉन हैं। और मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जितने न्यूट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितने न्यूट्रॉन होंगे बिल्कुल सेम टू सेम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब कि इनका मास जो है वो बराबर होगा ना। जितना न्यूट्रॉन का मास होगा एक न्यूक्लियस के अंदर उतना ही प्रोटॉन का होगा। ये यहां से ये बात क्लियर होती है ना। अब 2 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस जो है वो बचे हुए 2 होंगे ना। क्यों? क्योंकि ये 2u प्लस 2u मिलके ही तो 4u बनाएगा ना। मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। सारा कुछ तुम्हारे सामने है भाई, इसमें अब क्या और समझाऊं मैं, सारा कुछ तो तुम्हारे सामने, आंखों के सामने है। मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। उन्होंने प्रोटॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन पता करना था, टोटल भी दिया हुआ है, तो 2 बच गया ना, बात खत्म। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होने वाले हैं। तो यार हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी तक हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि है नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन जो कि है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और ये रही न्यूट्रॉन की पूरी कहानी। इसे नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किस तरह से अरेंज्ड हैं अलग अलग शेल्स या ऑर्बिट्स के अंदर, या जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। चलो, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अब हम वो देखने वाले हैं। और ये सजेस्ट किया गया था बोर एंड बरी, जैसे कई स्टूडेंट्स ब्यूरी भी बोलते हैं, उनके द्वारा। अब देखो यार, तुम इनके सिर्फ स्पेलिंग को जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें किसी को सुनाना नहीं है जो तुम प्रोनाउंसिएशन ठीक करने बैठो। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो आई एम सॉरी, बट प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती। एग्जाम में इनके नाम के स्पेलिंग सही से लिख के आना, क्योंकि एट द एंड तुम्हें वहां पे लिखना ही है ना, किसी को सुनाना थोड़ी ना है। अब इन्होंने कुछ रूल्स हमें दिए
इलेक्ट्रॉन्स को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिखने के लिए इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स या लेवल्स। इन्होंने हमें कुछ रूल्स दिए फॉर राइटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स और लेवल्स, यानी कि अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी शेल्स या लेवल्स में अलग अलग कैसे लिखे जाएं। यानी कि पहली शेल है के शेल, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाएंगे, या फिर उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डाला जाएगा, फिर सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, ऐसे। अब वो क्या रूल्स हैं इनके बारे में अब हम जानने वाले हैं, तब तक के लिए इतना नोट कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और उन रूल्स को जानते हैं। चलो, तो रूल्स में सबसे पहला रूल है कि किसी भी एटम के अंदर जितने भी डिफरेंट शेल्स हैं उसमें से कौन से शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, ये पता करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि है 2n², जिसमें n है नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिट्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कह दूं कि मेरे पास है एक के शेल किसी भी एक एटम का, जिसको हमने नंबर दिया हुआ है n = 1, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहां फॉर्मूला लगाओ 2n², n की जगह रखो 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 1 हो गया 2, तो यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं के शेल में। अब आगे बढ़ते हैं, एम शेल में कितने आ पाएंगे भाई बताओ। एम शेल को हमने नंबर दिया था n = 2, एम को नहीं सॉरी एल को दिया था, तो चलो एल को देख लेते हैं। ठीक है, एल शेल को हमने नंबर दिया था 2, तो इसमें कितने आ सकते हैं, लगाओ फॉर्मूला 2 × n का स्क्वायर = 2, n की जगह रख दो 2, 2 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 4 हो जाएगा 8, यानी कि इसमें आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, इससे कौन से शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने देने हैं वो तो इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा, पर तुम्हें एक चीज याद रखनी है जो कि इसका दूसरा रूल है, वो ये है कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं या होने वाले हैं। ठीक है, अब क्योंकि अगर मैं यहां पर एम शेल लेके आऊं और एम शेल को हमने n = 3 दिया था KLM, तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 2n² = 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 9 हो जाएगा 18, तो यहां पर आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। पर तीसरे शेल में हमें 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखने हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में लिखे हुए ये रूल कह रहे हैं। तो हमें मानना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि पेपर में तो एट द एंड इन्हीं को फॉलो करते हुए हमें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो ये रूल को याद रखना। और 2n² वाला फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पता करने के लिए, ये पहला रूल है, इसे भी याद रखना। अब हम करते हैं तीसरे वाला, जिसमें है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसे हमें स्टेप वाइज मैनर में अरेंज करना है किसी भी एटम के अंदर। याद रहे, स्टेप वाइज मैनर में अरेंज करना है, यानी कि मतलब क्या हुआ सर, देखो समझ लो कि हमारे पास ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। अब हमें पता है कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो हमने यहां से देखा कि पहला शेल जो होता है वो के शेल होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां पर जब तक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं आ जाते, तब तक हम इसके ऊपर वाले या इसके अगले शेल को इलेक्ट्रॉन से भरना शुरू नहीं कर सकते। आया समझ? ये होता है स्टेप वाइज मैनर में करना, यानी कि जब तक इनर शेल, अंदर वाली शेल, यानी कि ये के शेल ही अच्छे से नहीं है, तो इसके ऊपर वाली एल शेल को हम इलेक्ट्रॉन से भरना शुरू नहीं कर सकते। और यही चीज उसके ऊपर भी होगी कि जब तक एल शेल अच्छे से इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से नहीं भर जाती, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सकते हैं, हम एल के ऊपर वाली एम शेल को भरना शुरू नहीं कर सकते। तो ये स्टेप वाइज मैनर में चलना पड़ेगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब इस चीज पर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्बन एंड सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होने वाली है बताओ। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है भाई, तो मैं तुम्हें पहले 5 सेकंड दूंगा, तुम मुझे बताओगे। ज्यादा टाइम चाहिए वीडियो को पॉज करो, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। 1 2 3 4 5। अब मैं बताता हूं। देखो, जो कार्बन है
इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कार्बन है इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब कार्बन के और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं? देखो पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। अब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन के में चले गए, कितने बचे? 4। तो वो 4 आ जाएंगे इस एल शेल में। सीधी सी बात है, हो गई अरेंज। इसके के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गई कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखते हैं सोडियम की। मैं यहीं पे कर दूं, कार्बन को इरेज कर दूं, देख लो, नोट कर लो, मैं इरेज करने वाला हूं कार्बन का। ठीक है, चलो पॉज कर लो वीडियो, अभी भी नहीं किया तो चलो। अब मैं बताता हूं तुम्हें सोडियम के बारे में। सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। इसके के, एल और एम 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैसे? के में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां आ गए, 11 में से 2 गए, कितने बचे? 9 इलेक्ट्रॉन। पर एल शेल में दूसरी में तो सिर्फ 8 ही आ सकते हैं, है ना? तो हमने 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए, तो 2 और 8 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन चले गए अंदर। कितना बचे? 11 में से 10 का मतलब एक बचा, मैं 2 कहने लगा था, एक बच गया, तो बाकी का बचा वो एक एम शेल में चला जाएगा। यानी इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में 8 होंगे और एम में 1 होगा। ये रही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है। अब क्या क्वेश्चन बनता है यार? देखो एक और क्वेश्चन ये बन सकता है, मैं यहां लिख देता हूं कि अगर हमारे पास किसी एक एटम के अंदर के वाली शेल एंड जो एल वाली शेल है, ये दोनों ही शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीटली फिल्ड हैं, जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें आ सकते थे वो पूरे के पूरे आए हुए हैं, तो उस एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होंगे? मुझे अभी के अभी बताओ। 5 सेकंड देता हूं। 1 2 3 4 5। ज्यादा टाइम चाहिए, वीडियो को पॉज करो। अब मैं बताता हूं। अब देखो यार, के और एल, के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एल में कितने आ सकते हैं? 8। और जब 8 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से ये फिल्ड हैं, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8 और 2, 8 + 2 कितने हुए? 10। तो आंसर कितना है इसका? 10 इलेक्ट्रॉन्स। बस सीधी सी बात है, इजी पीजी। तो इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चैप्टर खत्म नहीं हुआ भाई, बहुत लंबा चैप्टर है। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं वैलेंसी का टॉपिक। अब देखो यार, हर एक एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो आ जाएं और उनकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, कंप्लीटली भर जाए। हाइड्रोजन की बात करूं तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरी तरह से उसकी आउटर मोस्ट शेल को भरने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक्चुअल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी आउटर मोस्ट शेल जो है, एक्चुअल में हाइड्रोजन के एटम के पास एक ही शेल होती है जो कि है के शेल, और उस के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, पर इसके पास होता है 1। तो इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए। ठीक है, और बाकी जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, यानी उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट यानी जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। और हर एक एटम अपना ये ऑक्टेट को कंप्लीटली फिल करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन, लूज या शेयर करता है, या मैं कहूं तो लेता है, देता है और शेयर करता है, गेन करता है, लूज करता है या शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसी को उसकी वैलेंसी कहते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन, लूज या शेयर करता है उसी को उसकी वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए कि इन चारों की वैलेंसी क्या क्या है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसको सिर्फ एक ही शेल की जरूरत है जो कि है के शेल। ठीक है, अब इसकी जो के शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ये वाला आ गया, पर इसे कितने चाहिए? अब एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी के शेल को कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए, क्योंकि के शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कंप्लीटली फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। यानी इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे? 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई भाई साहब?
वो हो गई 1। अब देखते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि क्लोरीन में K, L और M ये 3 शेल्स होने वाली हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। 8 और 2 कितने हो गए? 10, और टोटल 17 हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स को खोने से अच्छा है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया जाए, है ना। तो यहां पर ये 7 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही पड़े रहने देगा और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब मैंने कहा था जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन या शेयर करेंगे वही है उसकी वैलेंसी। तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी है 1। अब ये मत कहना कि 2n² के हिसाब से यहां तो 18 हैं। अरे देखो 18 होते, पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, और सेकंड रूल ये था कि आउटर मोस्ट शेल में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें 8 ही मानने हैं, मैंने कहा था। आगे बढ़ते हैं, सल्फर का देखते हैं। उसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसके K शेल में 2 चले गए, L शेल में 8 चले गए और M शेल में चले गए 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पूरे करने के लिए 2 और चाहिए, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। आगे बढ़े। और हां, एक चीज और, जो हाइड्रोजन है ना, वो इस एक इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है और एक और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन या तो ये लूज कर सकता है या तो गेन कर सकता है। तो इसलिए तब भी वैलेंसी तो इसकी 1 ही रहनी है, चाहे गेन करे चाहे लूज करे। वैसे मेरा बताने का मन किया, मैंने बता दिया। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम के K शेल में होंगे 2, L शेल में होंगे 8, टोटल 12 है ना, इसमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें टोटल 12 हैं। तो K शेल में 2, L शेल में 8, 10, कितने बचे? 2 और देने हैं, M को दे दो 2 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब ये मत क्या ना कि 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, ना 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 ना, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ज्यादा आसान है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। नंबर देखा करो थोड़ा, अपने दिमाग में भी कैलकुलेशन करो यार। तुम खुद बताओ ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना? लूज करना ज्यादा आसान है ना, तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी होगी 2। अब आया समझ? वैलेंसी होगी 2, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ चाहे गेन हो, लूज हो, शेयर हो, वो है वैलेंसी। ठीक है, और इनमें से इन तीनों की वैलेंसी को बड़े ही ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि इन तीनों के ऊपर तुम्हारी एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है कि इनके बताओ वैलेंसी कितनी होगी, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की। तो ये तो साफ साफ मैंने तुम्हें आंसर ही बता दिया इस चीज का। ठीक है, और इसके अलावा इस चीज पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आता है वो सारी चीजें मैं तुम्हें बता चुका हूं कि किस किस चीज पर आ सकता है। सर कब बताया? अरे तुम्हें पूरा कंसेप्ट समझा दिया यार, अब इसमें से जो कुछ भी आएगा तुम लिखाओगे आंसर, की फर्क पड़ता है यार। हो गया ना? चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओए रुको 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 रुको, इनर्ट एलिमेंट्स रह गए, इनर्ट एलिमेंट्स रह गए। देखो, इनर्ट एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं मतलब कि जो कि ऑलरेडी जिनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है, वो इनर्ट एलिमेंट होते हैं। यानी कि इन इनर्ट एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो 0 रहती है, क्योंकि अगर इनका आउटर मोस्ट शेल पहले से ही कंप्लीटली फिल्ड है, इन्हें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ना लूज करना है, ना शेयर करना है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी जो है वो 0 है। ठीक है, तो इनर्ट एलिमेंट्स के बारे में ये चीज जाननी थी। आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी फिल्ड रहता है, वैलेंसी 0 है, ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ना लूज करना है, ना शेयर करना है, और ये किसी भी और एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते। क्यों रिएक्ट करेंगे भाई? ऑलरेडी सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड है, तो क्यों दूसरे के काम में टांग अड़ाएंगे? तो बस ठीक है, यही जानना था, अब नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इसके बाद बस 2 टॉपिक और रह जाएंगे, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यार देखो, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ठीक है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर
जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो 1, तो इसका एटॉमिक नंबर यानी Z हो जाएगा 1। कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 6, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा 6। इजी है। उसके बाद मास नंबर क्या होता है? मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, A ये लिखा हुआ है, और मास नंबर को निकाला जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करके, यानी कि उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनको हम ऐड कर देंगे तो मास नंबर निकल आएगा। जैसे कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 6 और न्यूट्रॉन भी होते हैं 6, तो इसका मास नंबर हो जाएगा 6 + 6 यानी कि 12। उसके बाद ऑक्सीजन में कितने होते हैं? ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं हमारे पास 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होते हैं 8, तो प्लस करेंगे तो आ जाएंगे 8 + 8 यानी कि 16। उसके बाद सल्फर, सल्फर में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं 16 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं 16, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा 32। तो ये है हमारे पास, इस तरीके से आते हैं मास नंबर, यानी कि इसमें जो A है वो है 12, इसमें A है 16 और इसमें A है 32। ठीक है। और जो अब एटॉमिक मास और मास नंबर है उसे हम एलिमेंट्स के साथ में लिखते किस तरह से है? एग्जांपल के तौर पर मैंने नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लिया। नाइट्रोजन में जो एटॉमिक नंबर है वो है 7 और एटॉमिक जो मास होता है या मास नंबर होता है वो होता है 14। तो ऐसे हम नाइट्रोजन का सिंबल लिखेंगे N, उसके पैर पे नीचे की तरफ यहां हम लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखेंगे हम उसका मास नंबर जो कि है 14। इस तरीके से एटॉमिक नंबर और मास नंबर को एलिमेंट्स के साथ लिखने का तरीका होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इसमें से जो क्वेश्चन आता है ना वो मैं तुम्हें बताता हूं, ये मैंने लिखा हुआ है। यहां पर जो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई एक एटम है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 8 ही प्रोटॉन्स हैं, तो बताओ कि इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा और इस एटम पर इस एटम पर जो चार्ज है वो कितना होगा। ये दोनों चीजें मुझे बताओ। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करो। 1 2 3 4 5। चलो मैं बताता हूं। अब मैंने पहले बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतना ही इसका एटॉमिक नंबर होता है या किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर 8 हमारे पास प्रोटॉन्स हमें गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। उसके बाद चार्ज कितना होगा? अब देखो यार, यहां पर जितने नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल हैं उतने पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं, यानी कि यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है 8 प्रोटॉन है, यानी माइनस ही 8 है और प्लस ही 8 है, तो -8 + 8 कैंसिल होकर 0 ही तो बन जाएगा। तो चार्ज कोई होगा ही नहीं, चार्ज होगा 0, कोई होगा ही नहीं चार्ज। बैलेंस कर देंगे प्लस माइनस एक दूसरे को क्योंकि दोनों इक्वल है, प्लस जितना है उतना ही माइनस है, तो कोई चार्ज होगा ही नहीं। अब एक क्वेश्चन तो ये आता है, कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? हाँ, पूछा जा सकता है। ये जो ऑक्सीजन और सल्फर है इनके मैंने जो तुम्हें मास नंबर निकाल के बताए हैं कि किस तरह से इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो 8 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी 8 होते हैं, तो 8 + 8 होके इसका मास नंबर 16 आ जाता है। वैसे ही सल्फर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं 16 और 16 + 16 होके इसका जो मास नंबर है वो 32 आ जाता है। यहां पर A = 32, यहां A = 16। ये तुम्हें अच्छे से लिखना होगा एग्जाम में। अगर तुम्हें कहा गया कि ऑक्सीजन एंड सल्फर का मास नंबर बताओ, तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं। मैं साथ साथ में सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी करवाते चल रहा हूं। अगर तुमने ध्यान दिया हो अपनी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 4 को खोलना, जितने भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन या जो ब्लू कलर में क्वेश्चन लिखे होते हैं ना चैप्टर के बीच बीच में, उसे देखना एक बार। वो सारे के आंसर्स मैं तुम्हें साथ साथ में बताता चल रहा हूं। तो यहां पर इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 टॉपिक्स को करते हैं जो कि हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। चलो नोट करो। चलो आज की इस वीडियो को फटाफट से खत्म करते हैं, इस लेक्चर को इन 2 छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ के। सबसे पहला है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप ऐसे सेम एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हमारे पास में 3 आइसोटोप्स हैं जिनको हमने ऐसे नाम दिया हुआ है H, D और T।
H का मतलब प्रोटियम, D का मतलब ड्यूटेरियम, T का मतलब ट्रीटियम। ठीक है, H का मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, लिख लो, प्रोटियम, D मतलब ड्यूटेरियम, T मतलब ट्रीटियम। प्रोटियम में क्या होता है, ये एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है पर मास नंबर भी 1 है। ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। ट्रीटियम में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है। तो ये वही सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन का जिसके 3 आइसोटोप हैं, यानी कि एक ऐसा सेम एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, मास नंबर डिफरेंट है 1 2 और 3। ठीक है, ये हो गया। क्लोरीन, क्लोरीन के भी आइसोटोप होते हैं, 2 आइसोटोप होते हैं क्लोरीन के। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, पहला आइसोटोप मैं लिख रहा हूं और ये दूसरा लिखूंगा। क्लोरीन के दोनों के एटॉमिक नंबर जो है वो सेम, मास नंबर डिफरेंट। एक का होता है 35, एक का होता है 37। और इसमें मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि क्लोरीन का ना मास नंबर 2 अलग अलग है, एक का 35, एक का 37। तो क्लोरीन के 2 मास नंबर है। इसीलिए अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई हमें सिर्फ इतना बताओ कि क्लोरीन का मास नंबर या एटॉमिक मास कितना होता है, तो तुम 35 और 37 का एवरेज बताओगे जो कि है 35.5। ये चीज को याद रखना है। अब इसकी एप्लीकेशंस भी होती हैं, यानी आइसोटोप्स की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ ना कुछ यूजेस हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूरेनियम के जो आइसोटोप होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल काम आते हैं। कोबाल्ट के जो आइसोटोप होते हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। और जो आयोडीन के आइसोटोप होते हैं वो ग्वाइट्रे के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। ग्वाइट्रे क्या होता है, देखो तुम अगर ग्वाइट्रे सर्च करोगे ना, ये कोई ग्वाइट्रे कहता है, कोई ग्वाइटर कहता है, जो मर्जी प्रोनाउंस कर लो, स्पेलिंग नहीं भूलना, सर्च करना इसको। तुम्हारी एनसीईआरटी में यही स्पेलिंग दिए हैं, गूगल में यहाँ पे TER लिखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। ग्वाइटर मतलब सर्च करोगे और इमेजेस पे जाओगे ना, तुम्हें दिखेगा फुला हुआ थ्रोट, जैसे थायराइड भी कहते हैं। और इसके बारे में डिटेल में जानना है तो गूगल में जाके जान सकते हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्वाइटर क्या होता है ये जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आयोडीन वाला आइसोटोप उसके ट्रीटमेंट में काम आता है ये जानना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार वो होते हैं जो आइसोटोप से उल्टे होते हैं, यानी कि इनका मास नंबर जो है वो सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। यहां पर था एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, यहां है मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एग्जाम्पल के तौर पर यहां है कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 20, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, और दोनों का मास जो है वो सेम होता है, दैट इज 40 और 40। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। क्वेश्चन ये बनता है कि आइसोटोप्स या आइसोटोप एंड आइसोबार दोनों का ही एक एक पेयर लिखो और फिर उन पेयर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है और यही तुम्हारी एनसीईआरटी का एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो तुम कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आइसोटोप में तुम कार्बन के आइसोटोप को लिख सकते हो, क्योंकि कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, दैट इज 6 and 6। मास डिफरेंट होता है, एक का होता है 12, एक का होता है 14, एक का 12, एक का 14। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है वो तो इसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही होगी ना, क्योंकि जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतने इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है और उतने ही इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं मतलब इसके 6 हैं, अगर इसके 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होगी, K और L, एक में जाएंगे 2, 6 में से 2 गए, 4 इलेक्ट्रॉन और जाने हैं वो L शेल में चले जाएंगे। ये रही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, दोनों की सेम ही है क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आइसोबार के किसी एक पेयर की, कौन सा, यही पेयर ले लें कैल्शियम और आर्गन का, कर देते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, यानी इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 20, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में K, L, M और N शेल भी आने वाली है। क्यों, क्योंकि अब 20 इलेक्ट्रॉन्स को हमें इन शेल्स में डालना है। पहले में डालेंगे 2, दूसरे में 8, फिर भी 8, फिर भी 2, तो 8 और 2 10, 10 और
8 18, 18 और 2 20। तो यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स में डल गए। ये रही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आर्गन की देखते हैं। आर्गन में टोटल एटॉमिक नंबर है 18, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन है 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी 18। तो इसमें भी K, L और M में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे होंगे। इसमें पहले 2 चले गए, फिर L में चले गए 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और बचे वो यहाँ डाल दिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है अभी इसी वीडियो में सिखाया थोड़ी देर पहले, भूल मत गए। भूल मत जाना, मैंने बोलना था कि भूल तो नहीं गए, मैंने कहा भूल मत गए। भूल तो नहीं गए, इसी वीडियो में सिखाया था, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ कैमरा में सारा कुछ आया तो है ना, कुछ बाहर तो नहीं चला गया? नहीं, सब कुछ कैमरा में आया है, हमारे फ्रेम में है। और इसी के साथ फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है with all the important concepts, all important definitions and all important questions, जिसमें तुम्हारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी सारे के सारे कवर हो गए। कल या फिर कल तो नहीं एक्चुअली, क्योंकि वन शॉट वीडियो बनने में टाइम लगता है, क्योंकि तुम्हारे लिए हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह लेना पड़ता है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अगली वन शॉट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बस पढ़ते रहो और ध्यान से सुनो, अभी जाना नहीं। अगर तुम्हें जानना है कि इन वन शॉट वीडियोस के बाद तुम्हें क्या करना है जिससे तुम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओ, बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को पास कर पाओ, उसके लिए ये वीडियो या ये स्ट्रैटेजी वीडियो जाके देख सकते हो। इसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और इसे बहुत अच्छे से फॉलो किया ना, और इसमें जो मैंने 3rd स्टेप बताया अगर उसे भी तुमने साथ में फॉलो किया तो तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर अभी इस टाइम पे पढ़ना शुरू करते हो तब भी। तो चलो इस वीडियो को जाके देखो फटाफट से, और मैं चला।